हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूं और ये क्लास एमपीपीएससी सोशियोलॉजी के आधार पर ये प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2013 का और अभी मैं इस पर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि यूजीसी नेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है। इसकी जो है ऑनलाइन क्लासेस बैच चलाता हूं मैं आप लोगों के लिए। इस समय यूनिट नंबर 9 पर मैं बातचीत कर रहा हूं। आज शाम 7 बजे यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 9 का साइकेट्रिक सोशल वर्कर का लास्ट पॉइंट होगा, जिस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भी क्लासेस मैं आप लोगों को लाइव प्रोवाइड कराता हूं शाम को 8:30 बजे से। 8:30 बजे से ये क्लासेस चलती हैं और इसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति अर्थव्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तथ्यों के रूप में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो DSSB की जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है और यूजीसी नेट JRF की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2024 के लिए तो इसकी क्लास की जो फीस रखी गई है वन टाइम में 4000 रखी गई है। यदि आप MPPSC सोशोलॉजी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को अप्लाई किया है तो इसकी फीस मात्र 2500 रुपये रखी गई है। इस समय यूनिट नंबर 7 चल रहा है और 7 के ही अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और अभी ये प्रश्न जो है मैं आप लोगों से जो ऑप्शन सही जानने वाला है इन चारों ऑप्शनों के बारे में मैं आप लोगों को व्याख्या सहित स्पष्टीकरण दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आगामी परीक्षा यूजीसी नेट की है, DSSB की है, MPPSC की है। इन सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि अधिक जानकारी चाहिए, आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो या MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो इसके संबंध में मेरा नंबर है, नोट करिए आप सभी लोग 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अधिक जानकारी आपको इसी नंबर पे मिलेगी, व्हाट्सएप पर भी मिल सकते हैं आपको और कॉल के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल टोटली सोशल वर्क पर बेस्ड है और यहाँ पे जितनी भी क्लासेस मैं करवाता हूँ केवल और केवल समाज कार्य पर आधारित है। ये क्लासेस पब्लिक है, आप सभी लोगों को ये प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी जो PDF है आपको पेड ग्रुप में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। अब तो पार्ट 1 लगभग आप लोगों का ये कंप्लीट करवा दिया गया है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र ये यूजीसी नेट का और इसमें प्रश्न पूछा गया कि डॉरेनडॉर्फ के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को, डॉरेनडॉर्फ का अकॉर्डिंग कहा गया मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसको ये रिप्रेजेंट करता है। और मैंने बताया भी था, ये शायद कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी होगा, क्योंकि मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाए। इसके अनुसार सत्ता शक्ति के संबंध में वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं, ना कि आर्थिक संबंध को। तो डॉरेनडॉर्फ ने कहा कि मार्क्स के भिन्न मत प्रकट किया और ये वर्ग का सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से सरकारी कार्यालयों, नियम जैसे संगठनों में सत्ता में उत्तर को उत्तरदायी कारक मानते हुए एक्सेप्ट किया। तो इस प्रक्रिया में प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जा सकता है। ये बेसिकली डॉरेनडॉर्फ के अकॉर्डिंग मार्क्स के वर्ग का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये अस्वीकृत भी है, स्वीकृत भी है और संशोधित का पार्ट भी है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सत्य माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वह प्रक्रिया जो कहता है कि निम्नलिखित में से या उसके रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। या तो इसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन और आपके सामने दिए गए हैं। सत्य ऑप्शन क्या होना चाहिए, बेसिकली आप देख सकते हो कि जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है और उस संस्कृति का ज्ञान और कौशल प्राप्त होता है
जिसमें उसका जन्म हुआ हो, तो वह प्रक्रिया क्या कराती है? समाजीकरण कहलाती है। हाँ, तो वह प्रक्रिया समाजीकरण के रूप में जानी जाती है, जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होने लगता है और संस्कृति का ज्ञान कौशल, है ना, और प्राप्त होता है, जिसमें उसका जन्म हुआ है। तो समाजीकरण वह शिक्षण होता है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए सामर्थ्य बनाता है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो समाजीकरण से संबंधित हो और उनकी प्रस्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई हो। या क्वेश्चंस का सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, तो मैंने पहले भी बता रखा है कि संज्ञानात्मक विकास की जब भी अवस्था नाम आती है तो नाम क्या दर्शाओगे आप लोग? जीन पियाजे का नाम। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में बताया कि मनुष्य का विकास महत्वपूर्ण पक्ष होता है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है बताइए जरा? संज्ञान का अर्थ जानना। जानना। ओके, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना होता है, बिल्कुल सही जवाब। और समझना, है ना, बौद्धिक प्रक्रिया जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। 19, सूची 1 से सूची 2 से हम लोगों को मिलान करना है। इसके अंतर्गत जरा बताइए, इमिल दुर्खिम का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा आ सकता है? क्या द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी को आप मानोगे? बताइए। जी सर, जी सर। क्योंकि श्रम विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि श्रम विभाजन का मौलिक और सामाजिक तथ्य भी होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? समाज को एक सूत्र में बांधना, समाज को एक सूत्र में बांधना। और इस प्रक्रिया की अगर जब भी बात होती है तो नाम क्या आता है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा जी, दुर्खिम। तो समाज का श्रम विभाजन का सिद्धांत या इस किताब की बात होती है तो आप लोग नाम क्या लगाते हो? 1893 में इस किताब को आप लोग जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं। इमिल दुर्खिम का नाम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैक्स वेबर का अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस कॉन्सेप्ट को रिलेट कराओगे मैक्स वेबर महोदय का? बताइए। द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, मैक्स वेबर। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसको आप ध्यान रखिएगा। मैक्स वेबर ने ये कॉन्सेप्ट सन 1916 में लिखा था। कब लिखा था? 1916 में लिखा था। और इसमें ना भारत के प्रारूप का दर्शाया गया। भारत के क्या दर्शाए गए हैं? प्रारूप को दर्शाए गए हैं, भारत के प्रारूप को। देखिए, हर किताब के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कुछ कॉन्सेप्ट को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। एक विद्वान का नाम आ रहा है जे बाउलमैन। ठीक है, जे बाउलमैन द लिक्विड लव पुस्तक लिखा है। और इस पुस्तक के द्वारा अगर हम लोग बात करते हैं तो किसका नाम आप दर्शाना उचित समझेंगे? लिक्विड। जे बाउलमैन का। हाँ, जे बाउलमैन का। ठीक है, याद रखिएगा, जे बाउलमैन यहाँ पे करेक्ट होंगे। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि लिक्विड लॉ ऑन द जो है फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट रहा है, लिक्विड लव के रूप में ये जाना जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा इनका सीधा सीधा रिलेट कराइएगा द लिक्विड लव से। और ये कॉन्सेप्ट एडिशन के रूप में आई, तो फर्स्ट एडिशन था और उस समय ये डेट थी 21 अप्रैल 2003। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो टी पार्सन्स द सोशल सिस्टम, और आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। द सोशल सिस्टम बाय टालकाट पार्सन्स के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही फेमस रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बात की जाए तो ये फेमस रही है पुस्तक, किताब। और इसमें सामाजिक फंक्शंस और एलिमेंट के बारे में बताया गया है, समाज के सिस्टम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? समाज के सिस्टम के द्वारा सिस्टम के बारे में बताया गया है। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों से पूछा भी जाए। ठीक है, तो
आपसे ये पूछ सकता है कि इस बुक का ईयर बताइए, है ना, बुक का विच ईयर आप लोगों से पूछ सकता है। तो ईयर आप क्या बताएंगे तालकाट पार्सन्स के द्वारा? सन 1937 बताइएगा। क्या बताएंगे आप लोग? सन 1937 बताएंगे। क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा? बताइए एक बार। जी सर। हाँ, अब बता दूं आपको, जब ये 1937 आया तो इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया। और सोशल सिस्टम जब पब्लिश हुई सेकेंड टाइम में, तो वो 1951 आया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे 1951 का ईयर भी। ठीक है, 1951 का ईयर भी आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक व्यवस्था और क्रिया का सिद्धांत, ठीक है, किसने रिप्रेजेंट किया है? तब भी आप किसका नाम लगाएंगे? टालकाट पार्सन्स का नाम लगाएंगे। सही ऑप्शन कौन सा गया है यहाँ पे, प्लीज एक बार बताइएगा। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। सही जवाब क्या ऑप्शन बी करेक्ट होगा? बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं। जरा जवाब बताइए, कौन से क्वालिटीज या कौन से गुण को रिप्रेजेंट कर सकता है? आपको बता दें कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए। सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में ना सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे आरोपित, अधिगृहित, या आप कह सकते हो निर्मित सामाजिक स्तरीकरण में प्रदत्त, जिसको आरोपित कहते हो। और एक होता है अर्जित। अर्जित को क्या बोला जाता है? एक होता है अर्जित, एक होता है अर्जित। अर्जित को हम लोग अधिग्रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिग्रहित कहते हैं। ये गुण पाए जाते हैं। जाति एक आरोपित पद है। जाति एक आरोपित पद है। जाति एक क्या है? आरोपित पद है। ठीक है, आरोपित पद है। आरोपित प्रदत्त को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो, जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो क्या हो? आरोपित पद है। व्यक्ति के जन्म लेते ही समाज में उसे कुछ परिस्थितियां प्रदान हो जाती हैं, उन्हें व्यक्ति अर्जित करता है, यानी अधिग्रहित करता है, अपनी क्षमता से करता है। और इसमें परिस्थितियां जन्म से प्राप्त नहीं होती हैं अर्जित में, है ना। और इन्हें व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करता है, अधिग्रहित को यानी अर्जित को। तो सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सामाजिक स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा क्या हो सकती है? सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा प्लीज बताइए। सर, निम्न उच्च वर्ग में समाज के द्वारा बांटी गई कुछ व्यवस्थित प्रणालियां। ओके, आपने कहा कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों के समूह को उसकी प्रतिष्ठा यानी अनुष्ठान यानी संपत्ति या शक्ति की मात्रा के सापेक्ष आपने पदानुक्रम की विभिन्न श्रेणियों में डिवाइड किया, जिससे आपने बोला कि उच्च से निम्न के रूप में स्तरीकरण करना। बिल्कुल करेक्ट जवाब, वही सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में आप लोगों से यहाँ से प्रश्न श्योर है पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया था कि स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है। क्या है? क्रमबद्ध विभाजन है। और जब क्रमबद्ध विभाजन आता है तो आप लोगों का दिमाग सीधा सीधा जाना चाहिए किस पे? मुर्रे जी का नाम पर, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण समाज को उच्च अथवा निम्न सामाजिक इकाई में क्या कर दिया था? विभक्त कर दिया था। तो वहां पे नाम आना चाहिए आप लोगों का, किसका? मुर्रे जी का नाम। ठीक है, याद रखिएगा। सामाजिक स्तरीकरण का अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है, जैसे कास्ट हो गया यानी जाति, आयु, लिंग यानी सेक्स, ऑक्यूपेशंस यानी व्यवसाय, आर्थिक स्तर यानी इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, पोस्ट, राइट्स एंड ड्यूटी भी कहीं ना कहीं उसका आधार है। नॉलेज और कंटेम्पेंसी जो है, कंटेंसी का मतलब होता है योग्यता, एक प्रकार से एजुकेशन भी एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है आधार में। ठीक है, और एक सवाल बताइए, किसने कहा है समाज एक बंद वर्ग है? प्लीज बताइए। अरे भाई, मजूमदार मदन मजूमदार ने सर। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सामाजिक स्थिति बताइए जरा। सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस क्या हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। क्या आप यहाँ पे जाति, लिंग, आधार और जातीय समूह, सांस्कृतिक निर्धारण जो है,
यह आप दर्शा सकते हैं, यह आप दर्शा जी सकते हैं। सर। बिल्कुल यहाँ पे आपको दर्शाना चाहिए कि यह पार्ट माना जाएगा, है ना। तो ये सामाजिक स्थिति है, ये क्या है, सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति में ना देखो, जाति, लिंग, नृजाति, समूह, सांस्कृतिक निर्धारित होते हैं। सामाजिक स्थिति के निर्धारण में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति यदि उच्च जाति या पृष्ठभूमि का है तो उसे उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होगी, ये बात आपको पता है। वहीं अगर निम्न जाति से है तो उसके साथ क्या होगा, जो है बाह्यता मूलक निर्योग्यताएं लागू हो जाती हैं। तो वही सामाजिक स्थिति में महिलाओं और पुरुष के रूप में लिंग आधारित अंतर भी देखा गया है। और उच्च नृजातीय समूह के वर्ग में व्यक्ति की अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। अपेक्षाकृत किसके, निम्न नृजातीय समूह की अपेक्षा। तो सही जवाब सामाजिक स्थिति जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ऑप्शन नंबर आपको डी बता रही है। जैविक स्थिति सभी में था, जो साफ शब्दों में आपको बताता है कि ये सामाजिक स्थिति को रिलेट ही नहीं करती है और केवल केवल यूनिक के रूप में ये ऑप्शन आया है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहां पर, ठीक है। अगला सवाल कहता है, मार्क्स और डॉरेंडर्फ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग की स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप में और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है, जिस पर उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। मार्क्स और डॉरेंडर्फ के अनुसार ना एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग की स्थिति का निर्धारण किया गया क्रमशः आर्थिक और सामाजिक संसाधन के रूप में। किसमें, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक संसाधन के रूप में। तो क्या आप दर्शा सकते हो आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन नंबर थर्ड को, ऑप्शन नंबर थर्ड को, जो आर्थिक और राजनीतिक संसाधन के रूप और सीमा तक किया गया है जिस पर उसका नियंत्रण होता है, जिस पर उसका नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्न में किस रूप के तक, वो सीमा तक वो किया जा सकता है। तो वो आर्थिक और राजनीतिक संसाधन के रूप में। मार्क्स ने असमान वर्ग की स्थिति के लिए आर्थिक कारक को आधार माना था। आर्थिक कारक का नाम अगर आता है तो किसका नाम दर्शाओगे आप, कार्ल मार्क्स का नाम दर्शाओगे, यहां पर है। और डॉरेंडॉर्फ का नाम अगर आया है तो राजनीतिक कारक को दर्शाओगे, क्योंकि राजनीतिक कारक को भी असमान वर्ग स्थिति के रूप में जिम्मेदार कारक माना जाता है। तो ये डॉरेंडॉर्फ का पार्ट है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से बताना है किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया था। सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया था। सत्य जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 23 का, प्लीज बताइएगा। सर ए, एम वेबर। एम वेबर कहने का मतलब मैक्स वेबर, है ना। तो बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया। वेबर ने व्यक्ति और वर्ग की स्थिति को मूलतः उनकी बाजार स्थिति होती है, वे व्यक्ति जिसकी वर्ग स्थिति समान होती है ना, जिसे जीवन अवसर भी समान मिलते हैं। व्यक्ति की बाजार स्थिति और उसकी संपत्ति, कुशलता, श्रम, व्यवसाय आदि के आधार पर हम क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं। तो समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण में अगर किसी व्यक्ति का नाम आया है तो वो मैक्स वेबर का आया है। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कुछ अवधारणाएं नीचे दी गई हैं, उन अवधारणाओं को आइडेंटिफाई करके फिर आपको सही अवधारणाओं का चयन करना होगा इन ऑप्शनों में। तो पहले आप लोग इसकी आइडेंटिफाई करिए। पहला पॉइंट क्या लिखा गया है आपके सामने। पहला पॉइंट आपसे क्या कहता है, कहता है कि प्रत्येक समाज आर्थिक संतुलन के स्तर पर आधारित है। गलत जवाब है, क्योंकि सवाल आप समझिए, कहा है कि यहाँ पे कि मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे वर्ग और वर्ग संघर्ष के रूप में प्रत्येक समाज जो है आर्थिक संतुलन के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो ये गलत जवाब है, वर्ग संघर्ष इस तरीके की पार्ट को नहीं निभाता है। दूसरा कहता है कि वर्ग असमानता, वंशानुक्रम, राजनीति और सामाजिक अन्याय के कारण होता है। ये दूसरा पॉइंट दर्शाया है। मैं आपको बता दूं कि ये भी गलत है। वर्ग असमानता, वंशानुक्रम और राजनीतिक और असामाजिक, जिससे वंशानुक्रम लिखने की वजह से ये पॉइंट आपका गलत हो गया, यानी ये भी गलत है। वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है,
देखिए मैं बता दूं, अगर वांछानुगत तो यहाँ पे दर्शाया कि उसने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक अन्याय के कारण होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन वर्ग जो संघर्ष है, वर्ग असमानता ना कहने के बजाय अगर हम कहा जाए वर्ग संघर्ष, तो ये वांछानुगत है, इसलिए आपका ये थर्ड सही है। ठीक है, वर्ग ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर सर वर्ग असमानता संघर्ष के लिए कारण ये असमानता को दर्शाता है ना। असमानता अनुमानसिकता कैसे हो सकती है, प्लीज बताइए। असमानता जैसे अब पुरुषों और महिलाओं से अगर हो रही है, तो पहले असमानता थी, तो वांछानुक्रम होने का मतलब कि आज भी होना चाहिए था। राजनीति के फील्ड में 1/3 आपको छूट नहीं देना चाहिए था महिलाओं का आरक्षण के लिए, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? तो वांछानुक्रम का मतलब यही होता है, जो पहले आ रहा, पहले तो नहीं था, बाद में ये तो हुआ ना, संशोधन के माध्यम से किया गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि वर्ग असमानता वांछानुगत है? वांछानुगत तो बेसिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से चलने वाली प्रक्रिया होती है एक प्रकार से। लेकिन वर्ग संघर्ष जो होता है वो देखो संघर्ष होता चला आ रहा है, आज तक भी संघर्ष होते ही रहते हैं। ठीक है, ये वांछानुक्रम है। क्या इस बात से सहमत हो कि नहीं, बताइए? थर्ड वाला सत्य नहीं होगा, होना चाहिए जी सर। सत्य थर्ड वाला होना चाहिए। आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल बनता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे बनता है। अब ये कहो कि प्रत्येक समाज में आर्थिक संतुलन का स्तर आधारित हो, तो ये गलत है। आर्थिक असमानता जो है, आर्थिक असमानता मतलब देखिए, असमानता का मतलब होता है कि इक्वलिटी ना होना, तो वर्ग संघर्ष का मूल होता है, जो कि रीजन बना देगा। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सही गया है। वर्ग संधि, संधि का मतलब मित्रता होता है। वर्ग संधि के माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जाता है। वर्ग संधि यानी वर्ग में जो मित्रता है, उनके माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जा सकता है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? प्लीज बताइएगा। सर जो मैन्युफैक्चरर्स यूनिट्स होती हैं, जैसे संघ वो हो गया मजदूर संघ और वो उत्पादक संघ, तो उनमें एक संधि के थ्रू ही संघर्ष को कम किया जाता है ना सर? समझौता करके बोलते हैं कि ओके देखिए मैं बता दूं, पहला ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया, दूसरा भी एलिमेंट हो गया, क्योंकि पहला आ गया इसमें और दूसरा भी, तीसरा भी एलिमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे दूसरा आ गया, दूसरा है नहीं, बचा ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसा कह सकते हो कि वर्ग संघर्ष के दौरान उसमें जो संधि है, मित्रता है वर्ग में, क्लास में, उसके माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जा सकता है ना? किया जाता है ये कहना गलत है, किया जा सकता है, मे भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड फोर्थ को भी मेंशन करना चाहिए था, परंतु ऑप्शन में दिया नहीं है किसी में फोर्थ, केवल एक ही ऑप्शन में दिया था और वो भी थर्ड में, सी वाले में, तो इसलिए ये गलत हो गया। और दो आपको थर्ड और फोर्थ जो करेक्ट हैं वो आपको डी में दिया गया है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि प्राथमिकता डी को दूंगा, कि ऑप्शन डी को लगाइए। रीजंस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहां पर भी एक प्रक्रिया अपना निभा सकता है, प्रोसेस अपना निभा सकता है ना। मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है ना, वो वर्ग संघर्ष, समाज में वांछानुगत और आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष से मूल माना जाता है। वर्ग का संबंध उत्पादन साधन से है, उसके संबंधों और शक्तियों से जुड़ा हुआ है। एक वर्ग के पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, वे मौलिक हैं, और दूसरे वर्ग के पास नियंत्रण नहीं है, तो वे मजदूर हैं। तो वही क्या है, वर्ग संघर्ष का कारण है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सत्य माना जाएगा। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषता से परेषण का समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है ना? तो यहां एक शब्द जो है विशेषता के परेषण के रूप में, क्या आप परेषण शब्द जानते हैं ये क्या है? नहीं सर। ओके चलिए अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में, और भी तब तक कोई बच्चे हस्तांतरण होगा शायद सर, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति, मतलब हस्तांतरण कह सकते हैं क्या? हस्तांतरण, परेषण, परेषण, यहाँ शब्द परेषण दिया गया है ना? सर इंग्लिश देख लीजिए उसका क्या है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक बार इंग्लिश को देखते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, डिफ्यूजन प्रसार ही है। हाँ देखिए, ट्रांसमिशन शब्द है ना? ट्रांसमिशन शब्द है। अब ट्रांसमिशन तो बता ही सकते हो आप लोग? जी सर। किस चीज को दर्शाता है बताइए? ट्रांसमिशन
शब्द जो है सर जो संस्कृत से संस्कृतिक में जो चेंजेस आते हैं ना सर, वो उसको बोलते हैं। देखो संचारण या प्रसंचरण या संप्रेषण जैसे शब्द होते हैं। एक व्यक्ति स्थान या वस्तु से दूसरे को कुछ प्रेषित करना या संचारित करने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लेना देना सर। हाँ, आदान प्रदान वाली प्रक्रिया को भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो सवाल ये है कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति, मैं मीनिंग भी समझा दिया आपको कि एक व्यक्ति स्थान या दूसरे को कुछ प्रेषित करने या संचरित करने की परिप्रेक्ष्य में, तो उन्हीं समाजशास्त्र की शब्दावली में इसे क्या आप कहोगे? तो मैं कहूंगा कि इस शब्द को आप लोग क्या कहें, जो है डिफ्यूशन, यानी एक प्रकार से ये विस्तारण शब्द है। इसमें ना एक संस्कृति की विशेषता जो होती है दूसरी संस्कृति में मिल जाती है। किसी वस्तु, विचार या पार्थिक अपार्थिक तत्व जो होते हैं, नवाचार आदि के अपने जो उत्पत्ति स्थल होते हैं उनमें क्षेत्रों से उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया का एक प्रकार से विस्तार करने लगता है। और जब इस तरीके के शब्द रिप्रेजेंट होते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं? विस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विस्तारण कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस शब्द को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इस विस्तारण को बोला जाता है। पहला ऑप्शन पर संस्कृतिकरण लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, पर संस्कृतिकरण को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस शब्दों को ये रिप्रेजेंट करता है। और सीधा अगर आप लोगों से कहा जाए तो सामाजिक और मनोदैहिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण है ना। और पर संस्कृतिकरण पश्चिमी सभ्यता का इतिहास है। यूरोप और अमेरिका का इतिहास बड़े पैमाने पर संस्कृति संस्करण के पैटर्न के द्वारा परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और संस्कृतिकरण का पहला जो मनोवैज्ञानिक विद्वान थे संस्कृतिकरण के, तो उस शब्द में W.I. थॉमस का नाम आ जाता है। ठीक है, और उसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जनानकी का नाम एक आता है, फ्लोरियन जनानकी का नाम। सन 1918 में द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका में प्रस्तावित किया था एक किताब, और उस समय इन्होंने उसको मेंशन किया था, तो उसको संस्कृतिकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और एक ऑप्शन आ रहा है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण मतलब किसी चीज को अगर हम बात करें तो सामान्य प्रक्रिया में आत्मसात करने को लेकर, और आत्मसात संस्कृति को मतलब जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह या संस्कृति किसी समाज के बहुसंख्यक समूह के समान होती है और अन्य किसी समूह के वैल्यूज और व्यवहार और मान्यता को पूरी तरह या आंशिक रूप से आत्मसात कर लेती है। उस परिपेक्ष को ये दर्शाती है आत्मसातीकरण। तो सही जवाब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो विस्तारण होगा, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं को प्रेषण का समाजशास्त्र में शब्दावली कहा जाता है विस्तारण। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी करेक्ट जवाब होगा आपका। उद्विकासीय का चक्रीय एक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका जवाब भी बता सकते हैं। उद्विकासीय का चक्रीय सिद्धांत ओसवाल्ड स्प्लेंगर। अच्छा जी, सर स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, देखिए अब इसके अंतर्गत अगर बात करें आप लोगों से, तो जैसे अभी जो है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। चक्रीय परिवर्तन एक रेखीय सिद्धांत का एक रूपांतरण होता है ना। और इस रूपांतरण में अगर मैं आपसे बात करूं तो दो विद्वान के नाम आते हैं। एक विद्वान का नाम आता है, नोट करिएगा, ओसवाल्ड स्पेगलर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और एक विद्वान का नाम आता है अर्नोल्ड जे। दो विद्वान ने प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने तर्क दिया था कि समाज और सभ्यता उत्थान, अवनति और पतन के चक्रों के अनुसार बदलती है। जैसे व्यक्ति जन्म लेते हैं
तो परिपक्व होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, ये बातें थी। तो स्पेगलर का मानना था कि प्रत्येक समाज का जन्म होता है, परिपक्व होता है, क्षय होता है और अंततः मर जाता है ना। तो रोमन साम्राज्य सत्ता में आया, फिर धीरे धीरे क्या गया, ढह गया। इस परिपेक्ष में इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार सभ्यता का जन्म होता है, विकास होता है, फिर अंत में क्या हो जाता है, सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो चक्रीय सिद्धांत के रूप में दर्शाया कि एक चक्र में चलता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान करें जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तित होती है। आपके सामने ये कुछ कूट दिए गए हैं। 27, औद्योगिकीकरण होगा, बिल्कुल होगा, होगा सर। क्योंकि उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान करनी है जिसमें सामाजिक ढांचों के परिवर्तन से संबंधित हो, उसके परिवर्तन से। तो ये जाहिर सी बात है, औद्योगिकीकरण करेगा एक आपका, अगर हम बात करें तो आधुनिकीकरण करेगा, वैश्वीकरण भी होगा सर। नहीं, वैश्वीकरण नहीं है, वैश्वीकरण शामिल करना है क्योंकि उन सामाजिक हाँ वैश्वीकरण होगा, पहचान की कीजिए जिसमें सामाजिक ढांचे का परिवर्तन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका वैश्वीकरण भी कर लीजिए। अंतर पीढ़ी संचालन हटा दीजिए, इंट्रा और इंटर को हटा दीजिए। ठीक है, तो ए और सी और डी है ना, लगाइए। बी होगा सर इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ठीक है, आर्किमाइटन का नाम सुना होगा। व्यवस्था के आंगीकरण समायोजन का कम करने वाली अवलोकित परिणाम बताया था। बताइए किसमें बताया था? दुष्प्रकार्य में बताया था। आर्किमाइटन ने व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाली अवलोकित परिणाम दुष्प्रकार्य है। आर्किमाइटन के अनुसार दुष्प्रकार्य के वे अवलोकित परिणाम है जिसमें अनुकूलन और समायोजन कम अथवा बिल्कुल नहीं होता है। इस शब्द में सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो थर्ड आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आर्किमाइटन का दुष्प्रकार्य प्रक्रिया जो रिप्रेजेंट होती है वो दर्शाती है इसी शब्द को जो प्रकारवाद के अंतर्गत इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, तो एक व्यक्त प्रकार्य होता है और एक अव्यक्त होता है, दो प्रकार्य थे ना इनके। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। आर्किमाइटन की कितनी चीजें थी? दो सर, बता दीजिए सर पहले। हाँ, एक था व्यक्त प्रकार और दूसरा था अव्यक्त प्रकार्य। ठीक है, और प्रकार्य और दुष्प्रकार्य के रूप में रिप्रेजेंट किया था। आर्किमाइटन ने प्रकार की अवधारणा में जो है प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, व्यक्त प्रकार्य, अव्यक्त प्रकार्य के बारे में बताया, ये ध्यान रखिएगा। निष्पक्ष परिणाम के बारे में बताया है, स्वपरक मनोवृत्तियों के बारे में बताया है। ये प्रकारात्मक विश्लेषण के आधार के तत्व आर्किमाइटन ने 3 बताए हैं। एक प्रकारात्मक एकता का आधार बताया है, प्रकारात्मक एकता का अभाव। दूसरा जो है सार्विकी प्रकार्यवाद का आधार बताया है। तीसरा अपरिहार्यता का आधार बताया है ना। तो पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की बात होती है तो उसको सार्विक कहते हैं, और पोस्टुलेट ऑफ जो है इंडिस्पेंडेबिलिटी की बात करता है, मतलब अपरिहार्यता की बात करते हैं। और इन्होंने प्रकारात्मक के विश्लेषण का प्रतिरूप भी दिया है, वे तथ्य जिनके प्रकार देखे जा सकते हैं। निष्पक्ष परिणामों की अवधारणाओं को बताया है, जिसका प्रकार ये देखा जा सकता है उस इकाई की अवधारणा के बारे में भी बताया है। कई इनके जो है स्टेटमेंट हैं आर्किमाइटन महोदय का, तो मैं चाहूंगा उन स्टेटमेंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
जो आर.के. मार्टन का ही शब्द है। क्लियर रहेगा? बता सर। दीजिए। ठीक है, ठीक है, जी सर, क्लियर है। चलो फिर बढ़िया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें मनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया है? बताइए। कौन सा सत्य होगा? देखिए, विचारधारा और आदर्श राज्य एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है ये, ठीक है, जिसमें मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया। कार्ल मैनहीम की बात मैं कर रहा हूं। आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत एक यूटोपिया, एक पुस्तक थी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। यूटोपिया बेसिकली नकारात्मक दुष्प्रकारियों की ओर ही ध्यान दे तो अपने विश्लेषण के परिणाम आपको अति क्रांतिकारी और काल्पनिक आदर्श समाज या यूटोपिया की ओर ले जाएगा। तो यूटोपिया एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है जो है किनका? आर.के. मार्टन का। तो बेसिकली यहां शब्द है कार्ल मैनहीम का। तो वहां पे इन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि पूर्ण आदर्श समाज की कल्पना, ऐसा समाज जो यथार्थ से एकदम भिन्न हो, ऐसा ही समाज बनाने के लिए क्रांतिकारी और शोषित वर्ग अक्सर संघर्ष करते रहते हैं। इस कंडीशन में आर.के. मार्टन ने जिक्र किया था। तो इनकी किताब आई थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, याद होगा, मैंने पढ़ाया भी है इनके बारे में आप लोगों को, है ना? तो उस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मार्टन, सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या का सबसे अधिक प्रयास किसने किया है? सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सबसे अधिक प्रयास किया है मार्टन, प्रकार्यवादी में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सत्य होगा। 30 कहता है क्वेश्चन नंबर कि पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने का प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है को कहा जाता है? बताइए। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी आप कह रहे हो काल्पनिक चीजों को, है ना? देखिए, पूर्वानुमान एक ऐसा कथन है जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने का प्रयास करता है, चरों के बीच में संबंधों का परीक्षण करता है और एक आधार तैयार करता है, वो काल्पनिक कहलाता है। बात सही है। अनुसंधान प्रक्रिया में निष्कर्ष से पहले ही अनुसंधान प्रकार्य करते समय अनुमान पर आधारित कुछ निष्कर्ष होते हैं जिसकी सत्यता की परीक्षा होना बाकी है, एक कल्पना होती है। और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो काल्पनिक चीजों को, ठीक है, जो रिलेट कराता है सी। उस तकनीकी का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। डीएसएसबी के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये, है ना? बताइए क्या स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा यहाँ पे 31 का? सर सर्वेक्षण, प्रायोगिक अध्ययन होगा। हाँ, क्योंकि प्रायोगिक अध्ययन में तकनीकी का उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है। प्रायोगिक अध्ययन एक प्रकार से पायलट स्टडी में यूज होता है ना? सारे प्रायोगिक यंत्रों का कार्य करने से पहले देखा जाता है, परखा जाता है ना? जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, इस तकनीकी के माध्यम से अनुसंधानकर्ता
अनुसंधान करने से पहले ही उस जगह का निरीक्षण करता है और उसके लिए कुछ आवश्यक एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, उसका अवलोकन करता है। सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पे। ठीक है, 32 कथन अभिकथन है और तर्क है। कारण अभिकथन कहता है कि अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। सही है? जी सर, सही है। बिल्कुल, अनुसंधान अभिकल्पना का एक प्रकार का प्रारूप है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है, क्योंकि कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि सर, ये कई बात है। अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा कि नहीं निकल जाते हैं। नहीं निकल हाँ, यहाँ पे कहा नहीं निकल जाते हैं। ठीक, परंतु सभी अनुसंधान कई योजनाओं, योजनाओं लेकिन सुनो तो सही बात पूरी सुन सभी लो। के थोड़े निकल पाते हैं। हाँ, कुछ के निकल जाते हैं। तो शोध अभिकल्पना में करने के लिए कुछ बनी हुई एक ऐसी परियोजना होती है, संरचना होती है, जिसके द्वारा अनुसंधान या शोध समस्याओं के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे कहता कि कई के निकल जाते, कई के नहीं निकल पाते, तो व्याख्या कर देता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ के निकलते, कुछ के नहीं निकलते हैं। और दूसरी बात, ये अनुसंधान योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में बताया कारण, ये अपने आप में सत्य है, कारण गलत नहीं है। और ये भी सत्य है क्योंकि ये अभिकल्प के बारे में है, जो डिजाइन की बात करता है। नीचे डिजाइन की बात नहीं है, योजनाओं की बात है। तो इसलिए दोनों सत्य हैं, परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा यहाँ पर? बी सत्य होगा, है कि नहीं? पर सर जब योजनाएं ठीक है, दोनों सत्य हैं सर, सही है। जब योजनाओं का ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं ना, तो आपका स्टेटमेंट ये भी करेक्ट जाता है। परंतु कुछ कंडीशन में, जब वो कंडीशन अनुकूल हो, तो वहां पर वह निष्कर्ष भी निकल जाते हैं और प्रतिकूल होने की परिप्रेक्ष्य में नहीं हो पाता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक चीज है, पहचानना है। कार्ल मार्क्स का तार्किक सही क्रम पहचानना है। देखिए, क्रम वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष, वर्ग सामाजिक परिवर्तन। कारण ये है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष, वर्ग सामाजिक परिवर्तन कह लीजिए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक समान सोच रखने वाले व्यक्ति जो है अपना वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। और वर्ग संघर्ष, जब एक समान चेतना वाले व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तब वर्ग संघर्ष घटित होता है। जब उपस्थिति मान्यताओं और मूल्यों में परिवर्तित होता है, तो उसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में घटित हो जाता है। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट तार्किक रूप से अगर सोचा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन सत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि रेंडल कॉलिंस ने विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए, सूक्ष्म स्तर से मध्य स्तर, सूक्ष्म से स्तर से जाने की जो क्रियाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो रिप्रेजेंट होती है। तो रेडल कलिंस ने विश्लेषण के संदर्भ में सूक्ष्म स्तर से मध्य स्तर बताया और सूक्ष्म स्तर में जाने वाली प्रक्रियाओं को बताया। कलिंस का सिद्धांत था माइक्रो जो है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको हम संरचनात्मक कहते हैं, ठीक। तो माइक्रो था, इसी वजह सूक्ष्म शब्द इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें संघर्ष का मूल स्रोत जो है कारण शक्ति के स्रोतों को माना, जो व्यक्ति और समूहों में निहित होता है। ये स्रोत व्यक्ति के एक समान नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। सर योगदान सर जी, ये कॉलिंस का नाम जो है उसकी थ्योरी नहीं है सिलेबस में, तो क्या ऐसे भी थ्योरिस्ट का नाम आ सकता है क्या जिनका देखिए, नाम सिलेबस अगर में नहीं है? आपके परीक्षा में कार्यात्मक या प्रकारात्मक या संरचनात्मक टॉपिक दिया है, तो इसका मतलब है कि कलिंस का नाम उसमें इन्वॉल्व है।
अच्छा, है ना। ठीक है, देखिए योगदान की बात करो जरा, बड़ा आसान सवाल है, उम्मीद है कि सभी बता दोगे। आर के मर्टन का नाम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सर अनुभूति मूलक प्रकारात्मकता। हाँ, अभिभूति मूलक प्रकारात्मकता। टालकाट पार्सन्स का नाम किस में रिलेट कराओगे? सर विश्लेषणात्मक प्रकारात्मकता। विश्लेषणात्मक प्रकारात्मकता में, थर्ड में। मैलिनोवस्की का नाम? आवश्यक आवश्यक प्रकारात्मकता। बिल्कुल, जादू टोना वगैरह के बारे में अगर कोई बात करता है ना तो जिक्र किसका होता है? मैलिनोवस्की का। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, फ्रेजर का भी जिक्र होता है। जी किसका? सर फ्रेजर का, जो गोल्डन बो वाली बुक है। गोल्डन बो। अच्छा देखो, गोल्डन बो, यहाँ गोल्डन बो दिया था ना जादू, फ्रेजर ने। देखो जब कभी मैलिनोवस्की नैतिक, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैलिनोवस्की ने जादू का एक पुस्तक लिखा था, जादू टोना करके। ठीक है, केवल जादू में नाम आता है दुर्खिम का। जी सर। अरे एक मिनट, नहीं, केवल जादू में नहीं नाम आएगा, दुर्खिम का नाम नहीं आएगा। सर टोटम मार्क डालने में आएगा ना दुर्खिम का नाम। मैलिनोवस्की का ही नाम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैलिनोवस्की का ही नाम आएगा, मैलिनोवस्की का ही नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैलिनोवस्की का नाम किस में आएगा? आवश्यकता का अगर आप पढ़ेंगे तो 7 सिद्धांत पढ़ेंगे। आवश्यकता का पदानुक्रम तो मैलिनोवस्की ने दिया है, अरे जी सर, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, मैलिनोवस्की नहीं। 7 सिद्धांत याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ाया है इसके बारे में। जी सर। सर वो भी आवश्यकता के 7 सिद्धांत है ना, वो अलग है जो आप बता रहे हो ना। मैलिनोवस्की की जो मैं 7 सिद्धांत बता रहा हूँ वो वही सिद्धांत है जहां इन्होंने रिप्रेजेंट किया था प्रकारात्मकता में। और प्रकारात्मकता में इन्होंने कहा कि 7 आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की किसी क्रिया को करने के लिए, तो उसी को आवश्यक प्रकारात्मकता का नाम दिया था अब जो है मैलिनोवस्की महोदय ने। कोजर महोदय ने, और बात करते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स वगैरह के बारे में, तो संघर्ष प्रकारात्मकता का सिद्धांत में आता है नाम इनका। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए, मर्टन ने जब अनुभूति मूलक प्रकारात्मकता का सिद्धांत अपनाया तो इसमें ना परिणाम उपस्थित होता है जो वास्तविक, जो व्यवस्था में अनुकूलन और समायोजन को स्थापित करता है, तो इसको बोला गया अनुभूति मूलक प्रकारात्मकता, और ये आर के मर्टन का था। पार्सन्स ने विश्लेषणात्मक प्रकारात्मकता का उपयोग किया, ठीक है, यानी एनालिसिस को लेकर बात किया, सिस्टम यानी समाज की व्यवस्थाओं को लेकर। मैलिनोवस्की ने अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करती है, कल्चर, तो इसलिए इन्होंने कहा कि प्रकारात्मक आवश्यकता। एल कोजर, इनकी किताब फंक्शन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, सन 1956 में आई थी, 1956 में आई थी, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें संघर्ष के प्रकारवादी दृष्टिकोण को उजागर कर दिया था। और सही ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन, सेकंड करें जवाब का। त्रिभुजन क्या होता है? क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण होता है ना। त्रिभुजन क्या होता है? जी सर। गुणात्मक सी और आएगा मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण होता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। जिसमें गुणात्मक विधि वो विधि होती है, गुणात्मक, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय के बारे में पूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मात्रात्मक विधि क्या होती है? जिसके क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अवलोकन करके तत्कालिक जानकारी प्राप्त करके तथ्यों को संकलित किया जाए तो मात्रात्मक हो, और दोनों को मिश्रण कर दो तो त्रिभुजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 37, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया? बताइए। एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम ने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया। इसने दुर्खिम ने बताया कि संबंधों में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे दूरियां नजदीकियां बढ़ेंगी तो संबंध घनिष्ठ और दूर बनते रहेंगे। तो इन बातों को दुर्खिम ने अपनी किताब लिखी थी द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड,
पता है? उसी किताब में सात संबंध अंतर का विधि का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। आंकड़ों में विश्वसनीयता जो है निहितार्थ है, बताइए आंकड़ों में। तो आंकड़े की विश्वसनीयता निहितार्थ है कि एक ही सामग्री पर खोज की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न उस चीज को दर्शाता है। तो पहला सही है, पहला ही करेक्ट है। आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचार प्रणाली का समर्थन करता है? मार्क्सवादी। आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र मार्क्सवादी समाजशास्त्र विचारधारा का समर्थन करता है, पहला ऑप्शन सही है। मार्क्सवादी विचारधारा तेजी से बदलाव का समर्थन करती है, चाहे वो रक्त रंजित हो या क्रांति के रूप में हो, या इसमें पूंजीवादियों को शोषक और गरीब को शोषित माना जाए और अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्ष क्रांति की विचारधारा को अपनाने के लिए समर्थन करता हो। सही जवाब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी का अवधारणा किसने दिया, बताइए जरा। बोलिए। मीड का ब्लूमर नाम आ जाएगा, ब्लूमर का नाम आ जाएगा और इरविन गॉफमैन का नाम आ जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे भी सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 मिथ्या अंतश्चेतना है, किसका नाम लगाओगे? सर दुर्खिम। दुर्खिम को लगा दो। सर मिथ्या चेतना में कार्ल मार्क्स का आएगा। कार्ल मार्क्स आएगा मिथ्या चेतना। हाँ। सर जादू में मेलिनोवस्की आएगा। जादू, हाँ देखो जादू में मेलिनोवस्की का नाम। विवेक सम्मत की बात करें तो वेबर का नाम। वेबर। नैतिक समुदाय दुर्खिम का नाम। नैतिक समुदाय दुर्खिम का नाम। देखिए मिथ्या अंतश्चेतना की अवधारणा मार्क्स ने दी थी। मार्क्स कहते हैं ना, मार्क्स कि सामान्यतः सत्तारूढ़ी वर्ग के चेतना सामान्य जन की चेतना भी हो सकती है। रूढ़ी दल जिस दृष्टि से समाज की वास्तविकता को देखता है, उस वास्तविकता से पैदा हुई चेतना को अपने हित के लिए या अन्य वर्गों के सदस्य भी अपना लेता है। और अपने टोबियर्ड द्वीपवासियों के अध्ययन में जादू की अवधारणा दी थी मेलिनोवस्की ने। तो जादू दो टाइप का होता है, एक काला जादू, एक सफेद जादू। काला जादू समाज के लिए हानिकारक होगा, बात सही है। और सफेद जादू समाज के हित के लिए होता है ना। तो दो टाइप के जादू भी थे। विवेक सम्मत कार्य वेबर ने दिया। इसमें कर्ता अपनी क्रिया के संबंध में तार्किक रूप से लक्ष्य के साथ जोड़ता है। क्रिया का दूसरा प्रकार तर्कपूर्ण होने के साथ साथ मूल्यों के प्रति अभिस्थापित होता है। ऐसे मूल्य कि वो रुझान वाली तार्किक क्रियाओं का विश्वास पर आधारित होती है। नैतिक समुदाय दुर्खिम ने दिया। मूल्य, मानदंड, नियम, परंपरा मानने वाले समुदाय के बारे में चर्चा किया और समाज को प्रतिमानहीनता की दर को कम किया। और प्रतिमानहीनता की दर कम किया जा सकता है नैतिक समुदाय के माध्यम से। सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहाँ पर? सेकंड जाएगा, है ना। जी सर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल। अभी कथन देखो। कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों का सर्वहारा और वर्ग के शोषण पर आधारित माना, है ना, आधारित माना। ये बात देखो सत्य है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ऐसी बात कही है ना। सर्वहारा और शोषण वर्ग पर आधारित माना है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के हित के और उपभोग के कारण, ठीक है, इसने दर्शाया भी कि इसको ध्यान में ना रखकर विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। अच्छा, सर्वहारा वर्ग कहता है कि गरीबी नहीं बढ़ी। देखो मैं बता दूं आपको कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के हित और उपभोग को ध्यान में ना रखकर विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ की बात होती है, तो बताइए जिसके कारण समाज में सर्वहारा वर्ग की गरीबी बढ़ेगी? ये तो गलत है।
ये गलत लिखा हुआ है कि सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी, जिसके कारण समाज में सर्वहारा वर्ग में गरीबी बढ़ी है ना। और इसने कहा, अब बता दो आपको कि ये गरीबी समाप्त करने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात नहीं करते हैं कार्ल मार्क्स, है कि नहीं। तो इसलिए कारण आपका यहां पे गलत हो गया है। तो ऑप्शन क्या जाना चाहिए, सेकंड, बताइए, पहला सत्य दूसरा असत्य। फर्स्ट जाएगा। ए सही है, अरे एक मिनट, हाँ सर, पहला ए वाला। सही है, आर गलत है, फर्स्ट जाएगा। सामाजिक प्राणी को अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब निगरानी अनुसरण वाली पार्टी होता है, रखने पर निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है अनुश्रवण के लिए, या जो है अक्षुण, अक्षुण शब्द यहां पे मेंशन किया गया, अक्षुण शब्द जो अनुश्रवण को रिलेट कराता है। तो अनुकूलन हो गया, प्रति एकीकरण हो गया, लक्ष्य प्राप्ति हो गया, प्रतिमान संचरण हो गया, जैसे कार्य आवश्यक होते हैं, ठीक है, सामाजिक प्रणाली को अनुच्छेद के लिए, ठीक है। तो लक्ष्य प्राप्ति राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है, इसमें ना उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और उसको नियोजित किया जाता है। एकीकरण व्यक्ति और समाज के बीच में सौहार्दपूर्ण और एकीकृत संबंध बनाने का प्रयास भी किया जाता है। प्रतिमान संरक्षण, समाज के रीति रिवाज और मूल्यों और मानदंडों की व्यवस्था दीर्घकाल तक बनी रहती है। टालकाट पार्सन्स ने एक प्रकारात्मकता के आवश्यकता के क्रम में एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था, उस मॉडल का नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी आप सही जवाब दे पाओगे। सर एजीआई मॉडल, एजीआईएल मॉडल। हाँ, इसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, दिया है कि नहीं दिया है बताइए। जी सर। दिया है पीडीएफ। अब बताइए एजीआईएल का मॉडल क्या कहता है, कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। सर इसमें फर्स्ट होगा, एक तो थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा, पर फिफ्थ में तो एजीआई मॉडल है ना, अडॉप्शन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत एडॉप्टेशंस यानी अनुकूलन आपका होगा, बिल्कुल बात करेक्ट है, क्योंकि सिस्टम को बाहर से आने वाली जो स्थितिजन्य आवश्यकता होती है उसका सामना करना चाहिए, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ अनुकूलन और समायोजन के लिए यह क्रियाएं संचालित होनी चाहिए, बात सही है। दूसरा कहता है गोल, है ना, अटेनमेंट जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति। तो सिस्टम को अपने मुख्य उद्देश्य को परिभाषित करना, प्राप्त करना चाहिए, यही है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है, क्योंकि अगर आपके पास कोई लक्ष्य है या लक्ष्य नहीं है तो वह जीवित नहीं रह सकता है, ऐसी बात कही जाती है। तो आपका ये सेकंड यानी फोर्थ वाला पॉइंट सत्य हो जाएगा। तीसरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण होता है, और एकीकरण किसको कहेंगे आप, थर्ड वाले को कहेंगे। तो पहला, फिर चौथा, फिर उसके बाद तीसरा, एकीकरण मतलब सिस्टम को घटकों के संबंध के हिस्सों को विनियमित करना चाहिए, है ना, विनियमित किए, इसे ही तीन प्रकारात्मक अनिवार्यताओं के रूप में भी जाना गया है। और चौथा एल, लेटेंट फंक्शन बोला जाता है इसको, और लेटेंट फंक्शन किसको कहेंगे हम लोग, बताइए। प्रच्छन्नता प्रतिमान संरक्षण को। अच्छा जी, यहां अगर आप बात कर रहे हैं तो सही जवाब दे रहे हैं प्रच्छन्नता को या प्रतिमान संरक्षण को, यानी पांचवे को। तो इसका मतलब है कि पैटर्न के रखरखाव के बीच में संबंध का अलग करना होता है। सिस्टम को ना व्यक्तिगत प्रेरणा और सांस्कृतिक पैटर्न से लैस करना, बनाए रखना, अपडेट करना और सृजन और स्थिरता को बनाए रखने की बात करता है। सही जवाब बेसिकली आप देख सकते हो 1 4 3 5 को, 1 4 कहीं नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है क्या, ये सी नंबर में है।
लेकिन सर सीरियल बाय नहीं है इसमें। हाँ, सीरियल्स नहीं है बट अच्छा, सी इज देयर। आइडेंटिफाई, ओके ओके ओके, सीरियल नहीं दिया है, सी में दिया है। अच्छा, इसमें पहचान करना है क्या? प्रणाली में कोटों का सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, सही उत्तर का चयन करना, सही चरण नहीं बताना है। चरण होता तो हम क्रम में लगाते ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करना था, समझ गए आप। चलिए अगला सवाल। किसी परिघटना अथवा प्रक्रिया अथवा घटना जो इसकी ऐतिहासिकता और व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध पर संकेंद्रित होती है तो वे गहन अध्ययन को कहते हैं क्या? विश्लेषण कहेंगे। क्या जवाब देना चाहोगे बताओ? ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? किसी परिघटना प्रक्रिया अथवा घटना जो उसकी ऐतिहासिकता व्यापक समाज के अंतर संबंध पर केंद्रित होगा, गहन अध्ययन का विश्लेषण किया जाएगा। एकल अध्ययन बेसिकली गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें ना व्यक्ति की परिस्थिति की संख्या का बहुत गहनता से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है ना। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण होगा या एकल अध्ययन होगा? कहा है कि किसी परिघटना प्रक्रिया अथवा घटना के जो ऐतिहासिकता में व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध को संकेंद्रित करती है और गहन अध्ययन होगा, तो वो तो एकल अध्ययन होगा। यूनिट एक ही घटना है यहाँ। एक ही घटना घटित के रूप में और एकलता के परिप्रेक्ष्य में है ना, एक केस वर्क के रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिक परखता विचारणीय मुद्दा नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कहोगे बताओ? ये छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना। हाँ देखो, नहीं पूछा है ना, तो छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना ये नहीं होगा। हाँ देखो, आंकड़ा संग्रहित करना, उत्तरदाताओं को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति को बचाना होगा, बिल्कुल गोपनीयता को रखना होगा, बिल्कुल सूचना एकत्रित करना होगा, उत्तरदाताओं को सन्निहित करना होगा, ये भी होगा। आपका डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में, ठीक है ना, 45 में। जी सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखिए जो है शुरुआत वगैरह नहीं था, माइक वगैरह आज बंद थी, इस वजह से हमने क्लास को कंटिन्यू कर लिया, है ना। नहीं तो अभी देखो कुछ टाइम बाद ये स्टार्ट कर देंगे, है ना। चले ठीक है, फिलहाल जो भी जब क्लासेस रहेंगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये 24 तारीख तक की है, ठीक है, 24 तारीख तक का है। 25 को भंडारा वगैरह रखे हैं ये लोग, तो 25 को माइक वगैरह चलेगा नहीं, जहाँ तक उम्मीद है 24 को चलेगा। 24 कल है ना? नहीं, परसों है 24, है ना, परसों है। हाँ चलिए सर अभी 7th यूनिट में आगे कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, 7th यूनिट में केवल 1-2 क्लासेस शायद हुई है, बाकी भी कुछ नहीं कराया गया है 7th यूनिट में, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अभी क्लास को जो हम लोग शाम को लेंगे